स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, हाल ही में लोकसभा में लॉ मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट लॉ पैनल इज गोइंग टू एग्जामिन द इशू ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रति इतनी चर्चा क्यों हो रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात क्यों हो रही है, क्या हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवा सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल यह है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ एंड इंपैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, critically analyze the feasibility of simultaneous parliamentary as well as state legislative elections in India। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों पहलू के ऊपर बात करेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम लोग क्या करवा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से। द बैच इज स्टार्टिंग द इवनिंग बैच। और आप जानते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच है हमारा, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। जनरल स्टडीज के लिए प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी, मेंस की आपकी तैयारी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अगले 10 महीने आपका शेड्यूल बना हुआ रहेगा। 10 महीनों में 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव आपकी क्लासेस चलेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे प्रोग्राम का 1-to-1 मेंटरशिप। देखिए, यूपीएससी की जर्नी में तैयारी करने के लिए एक मेंटर की जरूरत हमेशा होती है, क्योंकि देखिए बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। मेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको दिशा देते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। थ्रू आउट योर जर्नी ज्ञानवाणी सेशंस होंगे, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, सर्विंग ब्यूरोक्रेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हो और उनसे इनपुट ले सकते हो। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एंड ऑल दिस यू विल गेट इट ओनली फॉर नॉट 19,499, ओनली 18,999 में, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHULLIVE, विदाउट एनी स्पेसेस आपको इस्तेमाल करना है। यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999 ओनली। राइट, तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द एनरोल करें। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। ये क्यों हो रही है डिस्कशन? क्योंकि रिसेंटली लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इंफॉर्म किया है कि इशू जो है साइमल्टेनियस पार्लियामेंट्री और साइमल्टेनियस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का, वो अभी लॉ कमीशन के पास चला गया है। लॉ कमीशन इस चीज के प्रति, साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे कंडक्ट करे, इसके प्रति एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में लगे हुए। ये एक सवाल पूछा गया था जहां पे उन्होंने रिटर्न रिप्लाई दिया। तो यहां पे ये रिटर्न रिप्लाई का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन। इफ The law minister Kiren Rijiju gave a written reply, इसका मतलब वो किस तरह का प्रश्न था, आप मुझे बताइए। स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन, राइट। आप जानते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को कंटिन्यूअसली प्रमोट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2014 से ही इन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं ये पूरा इशू क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है। अब साइमल्टेनियस यार, इसका हिंदी वर्ड तो एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियस मतलब एक समय पे, एक ही साथ, यानी कि जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, सारे के सारे जो राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो साथ में हो, यानी कि लोकसभा और आपकी जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं एक समय पे एक साथ होने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। बेसिकली होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा एंड अदर असेंबलीज टुगेदर वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार साथ में आपके इलेक्शन होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी आर्डेंट सपोर्टर, काफी पैशनेटली 2014 से ही इसका समर्थन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी फिलहाल किस तरह का सिचुएशन है? अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें इलेक्शन की, इंडिया में यार इलेक्शन का सीजन चलता है, इलेक्शन इज अ फेस्टिवल। हर साल आपके इलेक्शन चलते ही रहते हैं। 5 साल में एक बार आपकी लोकसभा की इलेक्शन तो चलती है, लेकिन हर साल आपको
राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जरूर मिलते हैं, और आप जानते हैं कि किस तरह की कैनवासिंग होती है। सेंट्रल मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर, जो दूसरे मिनिस्टर से सभी इलेक्शन कैनवासिंग में लग जाते हैं। यू नो द इशू, राइट। 2019 में अगर हम लोग बात करें, जनरल इलेक्शंस हुए, और 2019 में जनरल इलेक्शन के साथ कुछ राज्यों के इलेक्शन होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम का भी इलेक्शन हुआ 2019 में। तो इन राज्यों का, अगर हम लोग इन राज्यों के साथ बाकी सारे राज्य जोड़ दें, इट बिकम साइमल्टेनियस इलेक्शन। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं होता। 2019 में जनरल इलेक्शन और कुछ राज्यों के इलेक्शन। 2019 के एंड में, 2019 अप्रैल मई में जनरल इलेक्शन हुए, साथ में ये जो स्टेट के थे वो इलेक्शन हुए। 2019 के ही एंड में, अक्टूबर नवंबर में 3 राज्यों के इलेक्शन हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के इलेक्शन हुए। अगले साल 2020 में दिल्ली और बिहार के इलेक्शन हुए। 2021 में हम लोगों ने देखा 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। यहाँ पे असम, केरला, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु के इलेक्शन हुए, जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। 2022 में अभी रिसेंटली आपने फिर से इलेक्शन का सीजन देखा, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। उत्तर प्रदेश में अगेन बीजेपी गवर्नमेंट, योगी सरकार वापस आई। उत्तराखंड के इलेक्शन हम लोगों ने देखे, और ये जो रेड में मार्क किए गए हैं ये आने वाले इलेक्शन है, यानी कि 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन शेड्यूल है। इसके अलावा अगले साल 2023 में तेलंगाना में इलेक्शन होंगे, राजस्थान में होंगे, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। तो अब इससे आपको एक आइडिया आ गई होगी कि यार हर साल इलेक्शन ही चल रहे हैं कंटिन्यूसली। ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा 4 राज्यों में तो इलेक्शन होते हैं एवरी ईयर। इसका मतलब है कंटिन्यूसली इलेक्शन का शेड्यूल चलता रहता है, और इसीलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन की हिस्ट्री देखें, क्या पहले से ही ऐसा हो रहा है कि हर साल इलेक्शन चलते आ रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा, ये तो मैं केवल आपको लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जब से लोकल इलेक्शन आए, पंचायत इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन आए, तब तो यार इतने ज्यादा इलेक्शन चलते हैं कि इट गोज ऑन। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे। मैं अगर शुरुआत की दौर देखें हम लोग, पहले 20 सालों में, पहले 20 ईयर्स में साइमल्टेनियस ही इलेक्शन हुआ करते थे। इनफैक्ट जो पहला इलेक्शन होता है, ऑल्दो यहाँ 1947 लिखा है, बट द फर्स्ट इलेक्शन हैपेंड इन 1951। और 51 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा का जनरल इलेक्शन और सभी राज्यों के इलेक्शन साथ में ही हुआ करते थे 20 सालों के लिए। क्यों? क्योंकि टर्म साथ में ही था। लोकसभा का 5 साल, सभी राज्यों का 5 साल, और मोर और लेस 20 सालों के लिए इट वॉज कांग्रेस सिस्टम ओनली। लेकिन 1967 के बाद ये जो सेटअप था साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, ये डिसरप्ट हो गया। 1967 में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस सरकारें आई। उसके बाद से हम लोगों ने देखा इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इंपोज किया गया 1968 में, 69 में। इनफैक्ट 1967 के बाद जो लोकसभा का लाइफ था वो भी कट शॉर्ट किया गया। 1971 में फिर से जनरल इलेक्शंस हुए। अब 1971 के बाद तो आपको पता है कि इमरजेंसी आई 1975 में, उसका अगला इलेक्शन हुआ 1977 में, यानी कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने लगे। नेशनल इलेक्शन भी डिसरप्ट हुआ, और तब से लेकर अभी तक ये सिचुएशन है कि हर साल किसी न किसी राज्य का इलेक्शन होता है। 5 साल में जो लोकसभा के इलेक्शन है वो तो होते ही होते हैं, लेकिन कोएलिशन एरा में, स्पेशली मैं कहूंगा 1989 से लेकर 1999 तक जो 10 साल थे, उस समय पे जनरल इलेक्शन भी बहुत बार हुए हैं, आपने देखा, राइट। सो मल्टीपल इलेक्शंस होते हुए आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हो कि बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू? चलिए समझते हैं। 5 ब्रॉड इश्यूज में आपको बता रहा हूं फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आचार संहिता लागू कर देता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, मतलब एक गवर्नेंस का टाइम आउट लग गया। गवर्नेंस टाइम आउट कि जब तक इलेक्शन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कि मैंने पूछा सरकार से कि भाई सड़क चाहिए थी, सरकार बोलेगी नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रही है। प्राइवेट कंपनी आई, कोई इन्वेस्टर है, वो कहेगा आपने मुझे कहा था कि मैं यहाँ लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, मैं यहाँ पे कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। नो, देयर इज पॉलिसी पैरालिसिस। अभी फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सारा आपका गवर्नेंस ठप हो जाएगा, आपकी एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जनरल इलेक्शंस की बात कर ली। जनरल इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस में चलते हैं, राइट। 10 फेज तक चलता है इलेक्शन। अलग अलग कंट्री को पूरा कवर करना है तो अलग अलग समय पे फेज 1 फेज 2 इलेक्शंस होते रहते हैं। तो कम से कम 2 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 2 महीने प्लस 1 ऐड कर लीजिए, 3 महीने तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठप है, तो पॉलिसी पैरालिसिस हो रही है।
इसके अलावा इन जनरल इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करना एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। कॉस्टली अफेयर कैसे? किरेन रिजिजू लॉ मिनिस्टर ने अनाउंस किया यहां पे कि 2014 से लेकर 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 50 इलेक्शन, 50 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें सरकार का खर्चा हुआ है 7,432 करोड़, 7,432 करोड़ एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप इलेक्शन कंडक्ट करोगे तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर। अब जितने ज्यादा इलेक्शन होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस भी कह रहा है कि अगर आप सभी को साथ में लेंगे तो एक ही साथ खर्चा कर रहे हो, प्रोबेबली आप स्टेट एक्सचेकर का पैसा बचाओगे। इट वुड नॉट बी मच मच बिगर अफेयर, राइट? पैसा बचा सकते हो, स्टेट एक्सचेकर को काफी फायदा मिलेगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। लेकिन ये तो सरकार के खर्चे की बात की है मैंने। जब भी इलेक्शन होता है तो सरकार का पैसा तो लगा हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने में, लेकिन जितना पैसा लग जाता है इलेक्शन में, दैट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, राइट? खरीद फरोख्त चलती है आपकी, वोटों की खरीद, 2,000 रुपए में वोट बिक रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, राइट? और ब्लैक मनी इतना इन्वॉल्व होता है। 2019 के जनरल इलेक्शन के बारे में कई इंस्टीट्यूशंस ने रिपोर्ट दी हुई है, अंदाजन 50,000 करोड़ रुपए के पैसे लगा था, 50,000 करोड़ इन 2019 जनरल इलेक्शंस। यानी कि इंडिया में केवल स्टेट एक्सचेकर के लिए, यानी कि सरकार के लिए वो कॉस्टली अफेयर नहीं है, सभी के लिए पॉलिटिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा पैसा यहां पे पंप इन कर देते हैं, पॉलिटिकल करप्शन, मनी पावर, मसल पावर, सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती है। ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम है स्टेट मशीनरी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। अब स्टेट मशीनरी मतलब देखिए, इलेक्शन जब कंडक्ट हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेंगे, और जो मेन वर्कफोर्स है वो कौन है? स्टेट मशीनरी तो है। यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है, बैंक के एम्प्लॉयज हो गए, सरकारी जो एम्प्लॉयज है, उनको इलेक्शन ड्यूटी पे डाला जाता है। अगर आप इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हो तो यार स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और हम कहते हैं कि एसर रिपोर्ट में लर्निंग आउटकम्स काफी कम है। सो ये क्यों है? अगेन, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इज वन ऑफ द रीजंस। तो स्टेट मशीनरी के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इन जनरल आप प्रॉब्लम्स और भी गिना सकते हो, बट 5 ब्रॉड प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, अब यार मैं बता दूंगा कि मल्टीपल इलेक्शन हो रहे हैं, कि आज यार मैंने एक वोट कर दिया, फिर मेरे को कल एक वोट करना है, फिर लोकल इलेक्शन में वोट करना है, मतलब वोटिंग ही नहीं करूंगा, वोटर टर्नआउट भी लो हो सकती है। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। तो इसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चलती है, राइट? अब अभी तक आप कन्विंस हो गए होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने काफी सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, बिल्कुल साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर होंगे तो हम लोग इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इज इट रियली इजी टू ब्रिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस? यानी कि एक ही साथ क्या मैं केंद्र लेवल, यानी कि लोकसभा की जो जनरल इलेक्शन होती है 5 साल में एक बार, सभी राज्यों के जो इलेक्शन होते हैं, एक ही साथ में कंडक्ट कर सकता हूं क्या? फीजिबल है क्या? इट माइट बी वेरी टफ। अब ऑन पेपर ठीक है, लग रहा है कि सर काफी फायदे मिलेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेशन कम हो जाएगी, पॉलिसी पैरालिसिस कम हो जाएगी, स्टेट एक्सचेकर का पैसा भी आपका बच जाएगा, स्टेट मशीनरी जो मल्टीपल टाइम्स काम पे लग जाती है वो भी शायद कम हो जाएगी। लेकिन इट विल नॉट बी वेरी इजी। साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रॉब्लम क्या होगा? व्हाट आर द इश्यूज इन कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन? सबसे पहला इशू है, कैन वी ब्रिंग कंसेंसस? क्योंकि 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कंसेंसस अभी तक नहीं आया, क्योंकि यहां पे एक ब्रॉड मल्टी पार्टी कंसेंसस लाने की जरूरत है। फेडरल सेटअप है इंडिया में, अलग अलग राज्यों को साथ में लाना पड़ेगा, और उसके बाद कंसेंसस के थ्रू ही इस तरह का एक डिसीजन आ सकता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हाउसेस को कैसे सिंक्रोनाइज करोगे? आप सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? चलिए मैं आपको उस स्लाइड पे चलता हूं जहां पे मैंने आपको इलेक्शन दिखाया था, राइट? आई शोड यू इलेक्शंस हियर। 2019 से किस तरह के इलेक्शन होते हैं। अब 2019 में मुझे सभी के इलेक्शन करवाने हैं ना। आंध्रा, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम का प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी इन राज्यों को मुझे 2019 में ऐड करना है, या फिर आप 2024 का अजम्पशन कर लीजिए। मैं 2019 के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। तो किन राज्यों को हम लोग साथ में ला सकते हैं? अब देखिए, परहैप्स तेलंगाना, राजस्थान और ये जो राज्य हैं, ये काफी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि 2018 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो अगर सरकार कहेगी कि भैया आप एक और साल रूल कर लो, तो हैप्पीली दे विल डू इट, राइट? तो कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कार्यकाल आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि 1-2 साल आप बढ़ा सकते हो। ये भी अगर आप चाहो तो 2 साल बढ़ा दीजिए। लेकिन इनका कैसे करोगे? आप 3-3 साल बढ़ाओगे क्या, या फिर आप कट शॉर्ट करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज करने का मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लाइफ है, नॉर्मल टर्म है 5 इयर्स, वो 5 इयर्स या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर 5 इयर्स से कम होनी चाहिए। और कुछ कुछ राज्यों का तो आपको 3-3, 4-4 साल कम या ज्यादा करना पड़ेगा। इज इट फीजिबल? अब
देखिए रूल्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ पावर जरूर है। अब इनके पास पावर है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 6 महीने तक का एक्सटेंशन या फिर 6 महीने का फेरबदल हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 2 राज्यों में उनका हाउस डिसॉल्व हो रहा है तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कमीशन साथ में इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों के इलेक्शन साथ में कंडक्ट करने के लिए। तो ईसीआई का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर सेक्शन 14 सेक्शन 15 में ईसीआई को पावर दी गई है कि आप 6 महीने के लिए ट्वीक कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपने देखा कि सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव्स का लाइफ बढ़ाना पड़ेगा 6 महीने से भी ज्यादा, कुछ का 6 महीने से भी ज्यादा कम करना पड़ेगा। अब जिनका कम करना है क्या वो कंसेंसस देंगे, क्या वो ओके कहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। जिनका एक्सटेंशन मिलना है वो तो शायद खुश होंगे। तो समझ लीजिए मैंने सिंक्रोनाइजेशन भी कर दी। लेट अस अज्यूम आई सिंक्रोनाइज्ड। कैसे सिंक्रोनाइज करोगे? इज इट रियली पॉसिबल? क्या वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स अगर ये चीज आ भी जाएगी तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन क्या लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल है? क्योंकि मल्टीपल आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। लाइफ ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अमेंडमेंट चाहिए आपको, आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328, 329, इतने सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। और अल्टीमेटली आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को भी आपको अमेंड करना पड़ेगा, नेसेसरी अमेंडमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। अब आपने ये ला दिए, क्या राज्य इसके लिए ओके कहेंगे? फिर से कंसेंसस आना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन के साथ एक बदलाव है, फेडरल स्ट्रक्चर में एक बदलाव है, तो इसीलिए आपको 50% ऑफ स्टेट्स को भी रैटिफाई करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिएगा, चलिए ये भी कर लिया, सो आई एम टेलिंग यू प्रॉब्लम्स, दीज आर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर हम लोगों ने रिजॉल्व भी कर दिए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिए, सारे संविधान में संशोधन भी ला दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कह दिया, तो ऑपरेशनल इश्यूज भी आएंगे। सबसे पहला आपको इशू आएगा खुद वोटर को, कि एक ही साथ वोट चल रहा है, आपको आपकी जनरल असेंबली में भी वोट करना है, यानी कि लोकसभा के लिए वोट करना है, और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करना है। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, ये आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल पे इलेक्शन किन आधारों पे लड़ा जाता है, जैसे कि यार नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, आपके बजट के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें, राइट। लेकिन स्टेट लेवल पे आपकी कुछ और दिक्कतें होंगी, तो विल द वोटर गेट कंफ्यूज? देयर इज अ बिग इशू कि नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज दोनों इंटरमिंगल हो सकते हैं। ये एक ऑपरेशनल इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भैया मेरा जो अधिकार है वोट करने का, मुझे खुद 5 साल में एक बार मिलेगा, तो मैंने वोट कर दिया, समझ लिए, सोच समझ के मैंने वोट कर दिया, केंद्र लेवल पे मुझे ये चाहिए, राज्य लेवल पे मुझे ये चाहिए। अब जिन्हें मैंने वोट किया है 5 साल के लिए वो जीत चुके हैं, अब अगला इलेक्शन 5 साल बाद ही आएगा, क्या वो रियली काम करेंगे? क्या वो रियली अकाउंटेबल रहेंगे? ये भी एक सवाल रह जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल है क्या? यार इतना बड़ा इलेक्शन आपको कंडक्ट करना है, तो इमेजिन कीजिए कितनी मशीनरी आपको लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सोनल रहेंगे, स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कितने दिनों के लिए, मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन चलेंगे, स्टेट के भी और जनरल इलेक्शन भी, लोकसभा के लिए, तो कितना हैसल हो सकता है। लॉजिस्टिकली पॉसिबल, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ राज्य है जहां पे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इन्फेस्टेड आपके स्टेट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहां पे आपको एक्सट्रीम सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो सीआरपीएफ आप डिप्लॉय करोगे, लोकल पुलिस तो डिप्लॉयड है, प्रोबेबली आर्मी को भी मंगवाना पड़ेगा, राइट। सो इश्यूज, लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज आएगा टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो मैंने आपको दोनों पहलू समझा दिए। एक तरफ तो काफी फायदे हैं इसके, दूसरी तरफ कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी फिलहाल लॉ कमीशन के पास गया है, जहां पे लॉ कमीशन इसके लिए रोड मैप बना रहा है। जब भी वो आएगा तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन पहले मल्टीपल लॉ कमीशन, दी 11th लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन, इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन का समर्थन किया है। 21वीं लॉ कमीशन तो ये कह चुके हैं कि वी आर कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट वायबल एनवायरनमेंट नेसेसिटेटिंग द होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि समर्थन दे दिया है। नीति आयोग ने भी इसका समर्थन किया हुआ है। रिसेंटली 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ दूसरा सजेशन दिया है
क्योंकि मैंने आपको बताया काफी सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकती हैं, कंफ्यूजन टू वोटर हो सकता है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के कुछ रिकमेंडेशन थे कि 5 साल में नहीं, आप क्या कीजिए, सिंक्रोनाइज कीजिए हाउसेस, 50% ऑफ स्टेट्स एक साथ लोकसभा के साथ इलेक्शन पे जाएंगे और जो 50% दूसरे राज्य हैं वो 2.5 साल बाद फिर से उनका इलेक्शन होगा, यानी कि 2 इलेक्शन के साइकिल चलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में अगर इलेक्शन हुआ तो 2.5 साल बाद आपका एक और इलेक्शन होगा 50% राज्यों के लिए। तो यहां पे 2019 में लोकसभा इलेक्शन प्लस 50% ऑफ स्टेट्स, 2.5 साल बाद 50% ऑफ स्टेट्स, एंड द सेम सीक्वेंस विल गो ऑन 2024 में। तो 2024 का इलेक्शन अगर हम लोग इमेजिन करेंगे कुछ इस तरह के बदलाव आ गए, तो 2024 के इलेक्शन में जनरल इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ 50% राज्यों का इलेक्शन करवाइए और उसके 2.5 साल बाद और 50%। तो ये रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। देखिए, जो भी हो, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि हम लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शन भी ला दिया, हम लोगों ने सिंक्रोनाइज भी कर दिया, तो देयर विल बी वन पोटेंशियल प्रॉब्लम कि क्या गारंटी है कि हाउस डिसॉल्व ना हो उससे पहले। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से ये जो आपका शेड्यूल है इट वुड बी डिसरप्टेड। तो इसलिए कुछ और भी सुझाव आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, यानी कि जब भी कोई पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी उसके साथ उनका खुद का एक कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए और 5 साल किसी भी सूरत में सरकार चलनी चाहिए, कुछ इस तरह के बदलाव भी लाने चाहिए, ये भी सजेस्ट किया गया। तो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस नाउ। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द लॉ पैनल, लॉ कमीशन। देखते हैं कि किस तरह का रोड मैप, किस तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं वो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। जब भी उस पर अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे स्टडी आईक्यू के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से जो सवाल मैंने पूछा था उसके प्रति काफी अच्छा इनपुट मिला है, और डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं डिस्कशन समाप्त करूं, एक फूड फॉर थॉट है आपके लिए, क्योंकि हमारा पूरा डिस्कशन यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन पे रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस थोड़ा सा नैरो जरूर हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि मैंने साइमल्टेनियस इलेक्शन ला भी दिया, तो आपके सामने एक सवाल जरूर रह जाता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, इज इट अ पेनेसिया टू ऑल योर प्रॉब्लम्स? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या क्लेंस हो जाएगा इंडिया में अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस रहेंगे? देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन आने के बाद भी, अगर आ भी गया, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाती है हमारे देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। दूसरा प्रॉब्लम इलेक्टोरल फंडिंग, पैसा कहां से आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद डेटा नहीं बता रही है। विल पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर आरटीआई? ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रह जाती है। सो व्हाट इज नीडेड? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर नीडेड, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर नीडेड। साइमल्टेनियस इलेक्शन के अलावा और भी दूसरे बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप मुझे बताइएगा, दैट इज योर फूड फॉर थॉट, और किस तरह के बदलाव आने चाहिए अलॉन्ग विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें आइडिया मिले और हमारी आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा और भी इनपुट्स मिले। विद दैट नोट, लेट मी एंड दिस डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कंप्लेन है, सजेशन है, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।